तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन में और मैं हूं विनीत आपके सामने हाजिर हूं लेकर आपका एक और वन शॉट। जी हाँ, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आपकी पॉलिटिकल साइंस का सबसे आखिरी चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपने अभी तक सारे के सारे चैप्टर के वन शॉट नहीं देखे तो भाई साहब आई के बटन पे क्लिक कीजिए, आपको पूरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे चैप्टर्स आ चुके हैं तो भाई अगर नहीं देखे तो जाके देखो, ठीक है। और सेम ऐसे ही साइंस के भी है, मैथ्स के भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, माइंड मैप्स भी है, सब कुछ अपलोड हो चुका है। तो भाई जाइए और देखिए ना, किसका इंतजार कर रहे हो। तो चलिए क्लास इसी बात पे स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम क्लास डेमोक्रेसी की। व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। आप सभी जानते हो जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेशिया से वर्ड से मिला है। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है रूल ऑफ पीपल, इसको हम कहते हैं रूल ऑफ पीपल। रूल ऑफ पीपल यानी लोगों का राज, लोगों का राज। क्या लोगों का राज एक तरीके से अच्छा है या बुरा है, यही इसका आउटकम है। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं और उसका एंड रिजल्ट देखते हैं, वैसे ही डेमोक्रेसी एक वे ऑफ रूल है। क्या है ये? वे ऑफ रूल, एक वे ऑफ रूल है। वे रूल किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है, एक रूल का वे है, ठीक है, रूलिंग वे है, किस तरीके से रूल किया जाएगा। जब हम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, तो हम बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं, कयास लगाते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ होती है कि यार दिस शुड बी फॉलो, ये फॉलो होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके अंदर हमें से ये चीज़ें मिलनी चाहिए, यानी हम उससे उम्मीदें लगाते हैं, उसके एंड रिजल्ट की बात कर रहे होते हैं। यही सेम है आउटकम्स, यही सेम क्या है? आउटकम है। हमने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी, हमने कहा कि हमारे यहाँ पे जो रूल होगा वो वाया डेमोक्रेसी होगा। वो कैसे होगा? वाया डेमोक्रेसी होगा। तो आपसे पूछेगा डेमोक्रेसी ही क्यों, वाई डेमोक्रेसी? आप डिक्टेटरशिप ले सकते थे, आप मोनार्कियल सिस्टम ले सकते थे, आप और सारे ऑटोक्रेटिक वे ले सकते थे, लेकिन आपने डेमोक्रेसी को क्यों चुना? आप फिर बताएंगे कि हमने डेमोक्रेसी को क्यों चुना। जो रीजंस आप देंगे डेमोक्रेसी को चुनने का, इस वे को ऑप्ट करने का, ठीक है, वही है मेन क्या? आउटकम्स। हम रिजल्ट देख के चीज़ों को रिकमेंड करते हैं, ये चीज़ों को अपनाते हैं। जैसे इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, मिठाई की शॉप पे, तो सबसे पहले कहता है भैया थोड़ा सा टेस्ट करा दो। वो टेस्ट कराता है, कहता मज़ा आ गया, कर दो 1 किलो पैक। सेम डेमोक्रेसी को जब स्टैब्लिश किया गया तो उससे बहुत सारे आउटकम्स मिलने लगे। हमें पता था कि हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों को पूरा कर पाएगी। क्या डेमोक्रेसी हर जगह फुलफिल हो सकती है, आपके सारे पॉइंट्स को फुलफिल कर सकती है? नहीं। डेमोक्रेसी वे तो है, लेकिन ये सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर सकती। आपकी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डेमोक्रेसी फुलफिल नहीं कर सकती। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं सर? जबकि डेमोक्रेसी को तो बेस्ट माना जाता है, डेमोक्रेसी को तो बेस्ट वे माना जाता है इन अकॉर्डिंग्स टू अदर थिंग्स जस्ट लाइक मोनार्कियल डिक्टेटरशिप। ऐसा तो है, लेकिन क्या हर पॉइंट पे डेमोक्रेसी बेस्ट है? ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ जगहों पर मोनार्कियल सिस्टम बेस्ट होता है, कुछ जगहों पर डिक्टेटरशिप बेस्ट होती है। यानी सबकी अपनी अपनी कमियां हैं, अपनी अपनी फायदे हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के साथ ये बेनिफिट है कि इसके साथ डिसएडवांटेज कम है, एडवांटेजेस ज़्यादा है। डिसएडवांटेज कम है, एडवांटेजेस ज़्यादा है। तो सिंपल ये है, वही सिनेरियो है बेटा, गलत और कम गलत के बीच चुनना है तो हमने कम गलत को चुना है। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत खामियां नहीं है, ठीक है, डिसएडवांटेज नहीं है, बहुत सारे, ठीक है। स्टिल बाकी सबसे बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके अंदर हमें यानी जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको एक डिग्निटीफुल लाइफ मिलती है, उनकी बातें सुनी जाती है, समझी जाती हैं, ठीक है, चीज़ों को स्टैब्लिश किया जाता है, वेल स्टैब्लिश किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट है, ठीक है। अगर मान के देखते हैं, अगर मुझे सरकार से कोई शिकायत है तो मैं जाके कहूँगा कि भैया आपसे एक शिकायत है, मैं रोड पे बैठ जाऊँगा, धरना दे दूंगा। जैसे आप जानते हैं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है, वहाँ पे चल जाओ, हर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे धरना ही बैठा होता, धरना प्रदर्शन चल रहा होता वहाँ पर। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक चैप्टर है, आई थिंक 9th क्लास में है, द किंगडम ऑफ फूल्स। द किंगडम ऑफ फूल्स में जो राजा होता है वो ये कहता है कि आज से दिन रात है और रात दिन है, जो नहीं मानेगा वो जान से जाएगा। तो क्या राजा की इस बात पर कोई ये कह सकता है कि नहीं भैया राजा जी ऐसे कैसा राजा,
ऐसे कैसे, हम तो नहीं मानना, ऐसे कैसे, तुम कह के दिखाओ। राजा हाथी के पैर के नीचे डलवा देगा, अनारकली की तरह चिलवा देगा दीवार के अंदर, ठीक है, ताथा कर रहे होगे तुम अंदर। ध्यान रखना ये पॉसिबल नहीं। डेमोक्रेसी के अंदर आपकी बातें सुनी जाती हैं, डेमोक्रेसी के अंदर आपके पॉइंट ऑफ व्यू मायने रखते हैं, ठीक है। आपके पास पावर होती है अपने लीडर को चुनने की, लीडर आपसे ही आते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं अब्राहम लिंकन ने कहा था फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। चलिए, तो आई होप कि डेमोक्रेसी का बेसिक अलाइनमेंट समझ में आ गया होगा कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बीच में हमने बात करनी है। हम बेसिकली पहले एडवांटेजेस पे भी चलेंगे और डिसएडवांटेजेस पे भी चलेंगे। चलिए देखते हैं। अब डेमोक्रेसी को हम मापेंगे कैसे, मेजर कैसे किया जाता है, इसके ये अल्टरनेटिव्स क्यों हैं, क्यों इसको अल्टरनेटिव माना जाता है, ठीक है। हम डेमोक्रेसी को ही क्यों आगे लेकर चले, हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बात करी, मोनार्कियल डिक्टेटरशिप, हम डेमोक्रेसी को ही क्यों आगे बढ़ाएं, ये है पॉइंट। चलिए, डेमोक्रेसी प्रमोट्स करती है इक्वालिटी अमंग द सिटीजन। आप जानते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंदर, ठीक है, इक्वल वोट्स होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल वोट्स होते हैं, इक्वल वोट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं इक्वल वोट्स की, अगर हम तसल्ली से बात करें तो इक्वल वोट्स के अंदर ये समझ लीजिए बच्चा आप लोग कि भाई मैं वोट दे के आऊंगा, मेरे वोट की वैल्यू सेम है, अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वोट दे के आएंगे उनकी वैल्यू भी सेम रहेगी, अलग नहीं है, इक्वालिटी रहेगी हमारे बीच, ठीक है। लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, कानून के समक्ष समानता, समानता है, ठीक है, चाहे आप किसी भी जाति के हो, लिंग के हो, ठीक है, रंग के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वोट देने आएंगे, आपकी भी वैल्यू सेम है, मेरी भी वैल्यू सेम है, आप भी वोट दे सकते हैं, मैं भी वोट दे सकता हूँ, बशर्ते आप भी इस देश के नागरिक होने चाहिए, मैं भी इस देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। मेरी उम्र भी 18 होनी चाहिए, आपकी उम्र भी 18 होनी चाहिए। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहती है इंडिया के अंदर, अगर आप 18 प्लस है, 18 है या 18 प्लस है तो आप वोट दे सकते हैं, यू कैन वोट, ठीक है। आप 18 प्लस हैं या 18 या 18 प्लस हैं, ठीक है, तो आप चाहे किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, कलर से हो, ठीक है, किसी भी कहीं से भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप भारत के एक नागरिक होने चाहिए, आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें तो आप वोट दे सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं, आपकी वोट की वैल्यू सेम रहेगी। यह है इक्वालिटी, यह है इक्वालिटी। जैसे इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, ठीक है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, ये 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी मैं कह रहा हूँ, कोई भी, ठीक है, जॉब आई मान लेते हैं, ठीक है, जो एक जॉब आई है जिसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है, तो जिस व्यक्ति ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है, लेकिन बेटा उसके लिए आपको एक पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आप पीजीटी हैं, ठीक है, आप मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने पीजी कर रखी है, ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया कि भैया मेरे को जॉब चाहिए। अब आपको जॉब चाहिए तो भैया सीधी बात है, आपने फॉर्म भर दिया, आप पेपर दीजिए, लग जाइए। आप कहें हाँ सर बात तो अच्छी है, बेटा आप उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे सर हैं, जो जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होगा वो सारे फॉर्म भरेंगे और सबको एक पेपर देना है, फिर आप जॉब ले सकते हैं। तो ये सिनेरियो, ये भी तो इक्वालिटी है एक तरीके की, ठीक है। चलिए, एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल की डिग्निटी बढ़ती है। क्यों भैया, मेरी बात सुनी जा रही है, मेरे बारे में ध्यान रखा जा रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वो सरकार सुन रही है। हर एक व्यक्ति के पास उसके राइट्स भी होते हैं, उसके राइट्स होते हैं। आपने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, तो हमारी जो डिग्निटी है वो बढ़ती है, हमारी बात सुनी जाती है। मेरे पास राइट है कि मैं आराम से जीवन जी सकता हूँ, एक डिग्निटीफुल लाइफ जी सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये फंडामेंटल राइट के तौर पे है एक चीज़ जो डेमोक्रेसी में मिलती है। अगर आप राजतंत्र में मोनार्कियल सिस्टम में जाएंगे और आप कहेंगे कि भैया मेरे पास अधिकार है बोलने का, राजा का दरा बेटा सुनने दरा या बच्चे सिगरेट कटवाओ कटवाओ कटवाओ, बहुत अच्छा बोल रहा था, नहीं है ना वहाँ पर आए, डिग्निटी है अजी, कद्दू है डिग्निटी, कुछ नहीं, कुछ नहीं डिग्निटी मोनार्कियल सिस्टम में कह रहा हूँ। डेमोक्रेसी के अंदर है, डेमोक्रेसी के अंदर डिग्निटी होती है। आप देख सकते हैं कि बहुत लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, कुछ लोग सरकार के पक्ष में बोलते हैं, कुछ को कुछ नेता पसंद होते हैं, कुछ को नहीं होते, सब अपने हिसाब से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है।
आप आराम से जीवन जी रहे हैं तो भैया अगर आप रोड पे सीधे चल रहे हैं, मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि आप रोड पे सीधे चल रहे हो तो कोई आपको ठोके ना, ठीक है, बट आप हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा तो कोई मुझे भी नहीं कहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बढ़ती है, क्यों? जानते हैं, देखिए भाई मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो डिसीजन है, जो मेन लॉ मेकिंग पॉलिसी है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमारे पास लोकसभा है प्लस राज्यसभा है, ठीक है, प्लस प्रेसिडेंट को भी हम काउंट करते हैं इसके अंदर। प्रेसिडेंट के बिना कोई भी लॉ नहीं बनता, ठीक है। देखिए लोकसभा के अंदर अराउंड 450, ठीक है, 450 के अराउंड लोग होते हैं, ठीक है, 450 के अंदर लोग होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा में 250 के अराउंड लोग होते हैं। क्लियर? सॉरी 450 के अराउंड 540 के अराउंड होते हैं, 540 के लोकसभा के अंदर 540 के अराउंड लोग होते हैं, 540 के करीबन होते हैं, और उसमें 250 के अराउंड होते हैं, ठीक है, उल्टा बोल गया था, 440 बोल गया था, 450 540 के अराउंड होते हैं, ठीक है, 545 होते हैं बेसिकली वैसे तो, ठीक है, उसके अंदर से चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, मनोनीत किए जाते हैं। अब एक चीज़ समझना, 5 6 7, ठीक है, 700 लोग हैं, एक फैसला लिया जा रहा है कि भाई हमारे देश के अंदर एनआरसी लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये टिपिकल टॉपिक है तो ध्यान से समझना, दिल पे लेने वाली बात नहीं है, बस कहने के मकसद से मैं आ रहा हूँ। तो 700 लोग उस पर बहस करेंगे, उसमें कमियाँ निकालेंगे, उसके फ़ायदे गिनाएंगे, तो क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी ना। कैसे? एक ही चीज़ पे लगातार डिबेट चल रही है, उस पर क्वेश्चनिंग हो रही है, तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देने पड़ेंगे, आपको सारी डिबेट सक्सेस करनी पड़ेंगी, तब जाके फैसला लिया जाएगा। विदाउट मेजोरिटी, बिना किसी मेजोरिटी के, यहाँ पर अगर मेजोरिटी नहीं होगी तो आप कोई भी बिल यानी कोई भी लॉ नहीं कर सकते, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, आप डिसीजन नहीं ले सकते मेजोरिटी के बिना। आपने बात तो आपकी भी सही है, लेकिन राजा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, राजा ने कह दिया रात दिन है दिन रात है, तुम्हें मानना पड़ेगा, है तुम्हें मानना पड़ेगा। क्यों? राजा को कौन बहस करके बताएगा? राजा जी ये बताते हैं, अरे गलत है ऐसे कैसे? अरे राजा जी आप राजा बाबू हैं, ठीक है, इनका हाथ एक पैर के नीचे डलवा दो जरा, ये बहुत बोल रहा था, कह रहा था मैं गलत हूँ, ऐसे कैसे? ये है पॉइंट, ये है यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। चलिए, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी मेथड देती है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सके। कॉन्फ्लिक्ट्स हर सोसाइटी में होते हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिकल सोसाइटी हो, मोनार्किकल सोसाइटी हो, कोई सी भी सोसाइटी हो, सबके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बस जो मोनार्किकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो राजा जी जहाँ पर होते हैं, मोनार्क्स होते हैं या डिक्टेटर रिजाइम होती है, वहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट आ नहीं पाते बाहर। क्यों? वो वैसे पिट रहे होते हैं राजा से, वैसे मार खाए भी होते हैं, ठीक है, हम सताए हुए हैं, तो वो वैसे नहीं बोल पाते बेचारे। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर सब एक अच्छे लेवल पे होते, तो भैया उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। उनके लिए रिजॉल्व करने के लिए एक मेथड भी होता है कि भाई सबको एक साथ लेकर चला जाए, ठीक है। रिजर्वेशन की बात की जाती है यहाँ पर, इसके अलावा सबकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, ठीक है। उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, प्रमोशन की जाती है। प्रमोट का मतलब अलग अलग तरीके से स्कॉलरशिप दी जाके, ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये ख़त्म किए जा सकें, ठीक है। लोगों के साथ लाया जाता है, अलग अलग नॉवल मेथड अपनाए जाते हैं। लेकिन मोनार्कियल या डिक्टेटर रिजाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट कैसे लड़ रहे, दोनों को गोली मार दो, दोनों को गोली मार दो, ये वाला हिसाब किताब होता है। लास्ट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसको सही कर सकते हैं। आपने राजा गलत चुन लिया है, आपने अपना नेता गलत चुन लिया, तो 5 साल बदल दोगे, बदल सकते हो ना, आपको आंसर बदल तो सकते हैं राजा को, ठीक है, राजा बदल सकते हो। इसके अलावा हम अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसा हो गया जो नहीं आना चाहिए, तो उसको दोबारा बदला जा सकता है सेम। तो ये है असेसमेंट हमारे किसके डेमोक्रेसी के, किस तरीके से हम असेस करते हैं हमारे आउटकम्स को। क्लियर? डेमोक्रेसी। चलिए अब चलते हैं आगे। ये हैं हमारे कौन कौन से आउटकम्स हैं। हमारे बेसिकली 3 आउटकम्स होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। पॉलिटिकल के अंदर हम मानते हैं कि हमें एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मिलेगी, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट मिलेगी, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट मिलेगी। क्लियर? इकोनॉमिक के अंदर हम मानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात ये करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, हमारी आर्थिक जो विकास है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी खत्म होगी, जो आप असमानता है, जो गरीबी है, निर्धनता है, उसको हम खत्म करेंगे, ये हम मानते हैं। सोशल के अंदर है कि जो सामाजिक जो डाइवर्सिटी है हमारी, जो सोशल डाइवर्सिटी है,
ठीक है, उसको एक साथ लेकर चला जाएगा, उसको एकोमोडेट किया जाएगा, सबको बराबर समझा जाएगा। लास्ट है हारमोनियस लाइफ, ठीक है, सबका जो जीवन हो आराम से अच्छे, ठीक है, प्यार मोहब्बत के हिसाब से चलेगा, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा दुंगा नहीं होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। आपके पेरेंट्स के आई थिंक शादी को लगभग 15 से 20 साल के करीबन हो गए होंगे, स्टिल आपके पेरेंट्स लड़ते होंगे, स्टिल आपके पेरेंट्स में कभी कभार नोकझोंक हो जाए। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि कोनी लाख ऐसे वाली लड़ाई नहीं कह रहा भाई, मैं कह रहा हूँ ऐसे आए हैं तुम तो ऐसे कहते रहते हो, ए मेरा रुमाल कहाँ है, तो ये वाली लड़ाई कर रहा हूँ, ये नहीं कि हाथापाई चल गई, वो वाली लड़ाई नहीं कह रहा भाई मैं, ठीक है। स्टिल दो व्यक्ति 20 साल से साथ रह रहे हैं, स्टिल वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन देयर आइडियोलॉजीज। तो आपको क्या लगता है 125 करोड़ 150 करोड़ लोग एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा? तो आप कन्फ्लिक्ट को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, यू कांट इरेडिकेट इट, आप इरेडिकेट नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको कम कर सकते हो, उसको लो कर सकते हो, उसके आप कह सकते हैं कि उसका जो पॉइंट है जो एकदम एक्सट्रीम जाता है उसको आप नीचे ले आ सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है, कभी भी ये ख़त्म नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। क्लियर? चलिए अब एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल आउटकम्स की, तो हमारे पास आती है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध सरकार, ठीक है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल मतलब जवाब दे। अगर आप सरकार से पूछेंगे भैया ये बताओ कि लागू क्यों किया गया, हमारा जो आपने पैसा लिया था टैक्स में वो कहाँ है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार हर चीज़ का जवाब देती है आपकी। संसद के अंदर जब संसद शीत सत्र होता है, या आप कह सकते हैं मानसून सत्र होता है, ठीक है, इन सब के अंदर सरकार को जवाब देना पड़ता है कि भैया हम काहे कर रहे हैं ये सब, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जो संसद में बहस होती है वो अपने लिए नहीं कर रहे होते, वो क्या आ रहे हैं हमें बोलना नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता, हमसे कहते थे हमें बोलना नहीं आता, देखो हम कितना अच्छा बोले, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं बहस, वो आपको बता रहे हैं, आपको आंसर दे रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं भैया हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। अगर हमें पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं तो क्यों बढ़ाने पड़ रहे हैं, ठीक है, क्यों हमें बाजे बजा रहे हैं हमारी सरकार के, वो बता रहे हैं, वो आपको बताते हैं। इन डेमोक्रेसी अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इज वन ऑफ द दैट इज आंसरेबल टू सिटीजन। एक अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट वही है जो आंसरेबल हो अपने सिटीजन्स को, लोगों को जवाबदेही होनी चाहिए, लोगों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। आप सरकार बना लिए, आपने सरकार बना ली है, आप बताइए ना, बताइए कि क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, बताइए पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, बताइए ना कि जो हॉस्पिटल्स है उसके अंदर इतनी डेथ्स क्यों हो रही हैं, बताना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते वहाँ पर, अगर आप भागे तो बस अलाउ टू करेक्ट मिस्टेक, मिस्टेक हमसे हुई थी, मिस्टेक कर दिए थे सर, भारी मिस्टेक हो गया था सर, आपको जिता के अब हरवा देंगे, ये भी तो होता है और यही होता है बेसिकली, ठीक है। चलिए, इफ द गवर्नमेंट हैज मेड रॉन्ग डिसीजन, अगर उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया है, देन इट हैज टू एक्सेप्ट एंड करेक्ट इट इमीडिएटली, तो उसको मानना पड़ेगा और उसको तभी की तभी सही करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है, सरकार फैसला ले लेती तो पता चलता है शाम तक वो फैसला वापस हो गया, क्यों, सरकार को पता चलता नहीं ना गोरिए, बाजे बच जाएंगे हमारे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक लॉ था फार्म लॉ, ठीक है, फार्म लॉ था, सरकार को मतलब आंदोलन में बैठे रहे किसान, ठीक है, और एंड में उनको वापस लेना पड़ा, ठीक है, ये चीज़ होती है इसके अंदर। बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूशंस हुए हैं, मतलब एग्जीक्यूशन कह रहा हूँ सॉरी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए हैं जिसके अंदर सरकार ने सुबह मतलब नोटिस निकाला और शाम तक वो वापस हो गया है, बहुत बार हुआ है, ठीक है, बहुत बार, ठीक है। तो क्या उनको लगता है कि मिस्टेक हो गई है या उनसे गलती हो गई है तो उसको वापस सुधार लेते हैं वो, क्लियर। थर्ड पॉइंट है, ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड पे नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है डू नॉट केयर अबाउट कंप्लेंट्स ऑफ सिटीजन्स, वो केयर ही नहीं करते कि भैया क्या कह रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, अब तो क्या मर जाओगे प्यास से, कोई बात नहीं, नहाने के लिए पानी नहीं है, कोई बात नहीं, मुंह धो के काम चला ले। राजा जी क्या बात हो गई, डेमोक्रेसी के अंदर नेता के पास जाओ, नेताजी पानी नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया है, अगली बार आओ वोट मांगने, फिर बताएंगे क्या हो गया, आओ तो सही। भैया लोकतंत्र के अंदर आपकी सुनी जाती है, लोकतंत्र के अंदर आप फैल गए, ना 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 ना, पहले तो हमें यही काम करना है, तो काम होगा भाई, वो काम होगा, उससे अब सीधी बात है, आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते। राजतंत्र के अंदर क्या होता है या डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है, इसको तानाशाही की सरकार कहते हैं, तानाशाह के पास चलेगा, हमें खाना नहीं मिल रहा, गोली मार दे, इसको गोली खिला,
राजा के पास चलेगा, राजा जी प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, तेजा पिला इसे चल। राजा ऐसा नहीं है कि सारे राजा ऐसे ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर चीज़ों की सुनवाई कम होती है, मैक्सिमम चीज़ों के अंदर चीज़ों की सुनवाई कम होती है। क्लियर? चलिए, ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जो भी सरकार फैसला ले रही है वो आपको पता है कि क्या फैसला ले रही है, क्यों फैसला ले रही है। देयर इज अ ट्रांसपेरेंट व्यू। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मीन्स ओपननेस। ओपननेस है कि भैया हम क्या कर रहे हैं। कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन है, अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की। सरकार जो भी फैसला ले रही है वो सबको पता है कि क्यों ले रही है। ऐसा कोई भी अपारदर्शी कार्य नहीं है, ठीक है, कि जो हो रहा है। हमने सारी चीज़ें बता दी हैं कि सरकार क्या कैसे काम कर रही है, क्यों काम कर रही है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं और सारी चीज़ें आपके पास हैं। सरकार हमेशा एक लेटर निकालती है कि भैया हमने ये काम कर दिया, ये कर दिया, इसकी वजह से किया है। जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, बजट पेश जब होता है, जब बजट पेश होता है तो सरकार को सारे खर्चे पहले बताने पड़ते हैं, पहले वित्तीय खर्चे बताने पड़ते हैं कि पिछले साल कितना हमारा बजट था, कितना कहाँ खर्च हो गया, कितना पैसा बचा, ये कितना एक्स्ट्रा खर्च हुआ। फिर जाके वो बजट पेश करती है कि जी हमारे इस बार की कमाई जो है वो इतनी है, तो हम कहाँ खर्च करेंगे। ठीक है, वो ये भी बताती है। तो आपको सब कुछ बताया जा रहा है, आपको सब कुछ बताया जा रहा है कि पैसा कितना कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, टैक्स से कितना कलेक्ट हुआ है, जिसकी कलेक्शन कितना हुआ, बाकी इनकम टैक्स से फलाना, ठीक, सब कुछ बताएगी सरकार आपको, सब कुछ ओपन करके रखेगी। अगर आप कहते हैं नहीं सर हमें तब भी डाउट है तो आप RTI लगाएंगे, सरकार को आपको बताना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पूछ लें कि ये बताइए कि हमारी फौज के अंदर कितने मिसाइल्स हैं, या हमारे इस वक्त फौजी कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये वाली हरकत मत करना भाई, ये हमारे फौजी कहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। तो कुछ लोग तो कहते हैं हमें पता होना चाहिए हमारे फौजी कहाँ खड़े हैं, सरकार हमसे छुपा रही है। अबे मूर्ख आदमी, तेरे चक्कर में सबको पता चल जाएगा कि हमारे फौजी कहाँ खड़े हैं। चाचा कुछ नहीं बचेगा, फिर रोते रहोगे, आर्मी तो कुछ करती नहीं है, अबे इतना मारूंगा तुझे। तो वाला हिसाब किताब है भाई। कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन के लिए नहीं होती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन के लिए है, कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन के लिए नहीं है, तो उसके अंदर डिफरेंस करना सीखो। क्लियर? ओपननेस का मतलब है सरकार आपको बताएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकलवाओगे उससे कि नहीं हमें ये भी बताओ, हमें बताना पड़ेगा कि फौजी कहाँ गए थे आपके, मिसाइल कैसे यूँ डाला था, कैसे डाला था मिसाइल, हमें बताना पड़ेगा। पागल है क्या बे, अजीब चल रहा है इस देश के अंदर। तो वो वाले हिसाब किताब। सेकेंड है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड डेवलप मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना चाहिए फॉर सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग व्हेनेवर दे थिंक इट इज पॉसिबल। सरकार को एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिस वजह से जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर पाए डिसीजन मेकिंग। ये पॉसिबल कैसे, इसका बड़ी एग्जांपल बताता हूँ। NCERT के अंदर कुछ बदलाव होने थे। NCERT बुक्स में गवर्नमेंट ने 3 से 4 दिन के लिए एक सर्वर खोला। ठीक है, आज थिंक राज्यसभा ने खोला था सर्वर, कि भाई आप अपने सुझाव दीजिए। ठीक है, गिव्स अस योर रिकमेंडेशंस कि आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या बुक्स के अंदर तब्दीली होनी चाहिए, क्या क्या कमी है, हम उसको सुधारेंगे। डिसीजन किसका है? एजुकेशन मिनिस्ट्री का है, NCERT का। ठीक है, लेकिन बता कौन रहा है? लोग बता रहे हैं। बहुत बार गवर्नमेंट खुद कहती है कि आप बताएं कि किस जगह का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, हमें कहाँ पर कुछ चीज़ें और चीज़ें एडवांस करनी चाहिए। लोगों से पूछा जाता है, बाकायदा पूछा जा रहा है ये भैया आप बताओ, क्योंकि आप अकाउंटेबल हो, क्योंकि आप ही के लिए काम हो रहा है। तो लोग भी बढ़ चढ़ कह रहे हैं हम बताएंगे, हमने नाम दिया था, हमने दिया है जी नाम, हमने दिया है नाम सरकार को, हमने बताया कि क्या नाम होगा। देखिए अब सरकार पूछते हम बता देते हैं, मतलब यू नो आई एम वेरी रिच। ठीक है, बस सबसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पब्लिक डोमेन के अंदर आप बता सकते हैं। बहुत बार होता है कि सरकार आपसे पूछती है, सरकार आपसे पिक्चर्स मंगाती है, बहुत बार पिक्चर्स भी मंगाई जाती है कि भाई जैसे कश्मीर टूरिज्म है। ठीक है, कश्मीर टूरिज्म को हमको प्रमोट करना है तो हमें कवर पेजेस के लिए पिक्स चाहिए, तो आप अपनी पिक्स भेजिए। ठीक है, आप अपनी पिक्स भेजिए, जो हमें बेस्ट लगेगी हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, आपसे राय ली जा रही है ना, आपसे पूछा जाता है बहुत बार कोई फैसला लेने से पहले। ठीक है, फॉर्म भी भरवाया जाता है, आपको ये सही लगता है? हाँ जी, अरे बहुत सही लगता है, इससे सही तो कुछ है ही नहीं। अब कहोगे सर ऐसा कैसा पॉसिबल? आपने पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो छोटे छोटे होते हैं ना एक्टिविस्ट, ठीक है, वो बैठे रहते चाय की टपरी पर। अच्छा, ओहो, रोजगार की बात चल रही है, चलो रोजगार, इस तरीके से।
नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी इज कंसीडर्ड मिसिंग इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ट्रांसपेरेंसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती। देखो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ पर, ना ही आपकी डिग्निटी है, तो आप डेमोक्रेटिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्लियर। लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक वैध सरकार है जो नियम कानून पे काम करती है, सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल लॉज की बात करती है। ठीक है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो है वेयर ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल इट्स सिटीजन, जिसके सारे नियम कानून सभी के लिए लागू हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए लागू है। आपने कह दिया कि भाई साहब आप अगर 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो आपको इनकम टैक्स देना है, तो सबके लिए है भैया, जिसकी 5 लाख से इनकम ऊपर है। ऐसा नहीं है कि किसी की कम होगी किसी जी ना 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 लागू हो रही है, सबके लिए बराबर है भाई, सबके लिए बराबर है भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी, जैसे मान लेते हैं किसी ने कोई क्राइम किया है, क्राइम पुट किया है, तो सेम उसको वही सज़ा मिलेगी जो कानून में लिखी है, ऐसा नहीं उसके लिए अलग है। ठीक है, हाँ बहुत बार ऐसा देखा गया है कि देखो अपवाद हर जगह, एक्सेप्शंस इज एवरीवेयर। ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच जो उसकी होती है वो कमज़ोर होती है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच कमज़ोर होती है हर चीज़ की, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप कहेंगे अभी आप भी कह सकते हैं कि सर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी बड़े घर का कोई बेटा होता है या बच्चा होता है, बालक होता है, नेताजी का कोई बेटा होता है, तो उसको तो नियम कानून के तहत थोड़ी छूट मिल जाती है, उसको ऐसे कर दिया जाता है। तो वो प्रैक्टिकलिटी अलग है, हम जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं वो अलग। हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, आप सभी जानते हैं। मैं इसलिए लाइन यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा कि भैया जहाँ नेताजी का नाम आता है वहाँ पर सारी चीज़ें बच जाती हैं। ठीक है, किसी अमीर घर का कोई नाम वाम आया था तो वो तो ये भी नहीं पता चलता कि जिसने क्राइम किया वो है कौन, उसकी तो फोटो भी नहीं दिखती, लेकिन कोई गवर्नमेंट क्लास होता है तो भैया नाम छप जाते हैं। सेम ऐसी सिचुएशन आती है बहुत जगह पर, अगर एक व्यक्ति 10 रुपये की चोरी कर ले तो पीट के लोग जान ले लेते हैं, वहीं पे लोग 150 करोड़ या 5 करोड़ का घोटाला करते हैं तो बहुत बार ठीक है ये कह के छोड़ दिया जाता है कि 1.5 करोड़ का घोटाला कोई घोटाला है। जी हाँ, ये है हमारे देश का नियम कानून। तो है प्रैक्टिकल अप्रोच अलग है, लेकिन हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमें इन सब से नहीं लेना देना, इनको साइड रखेंगे। हम सिर्फ वो करेंगे जिससे हम नंबर गेन करें। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच को अभी साइड रखेंगे, थोड़ी अभी थ्योरेटिकल अप्रोच ही अपनाएंगे। ठीक है, चलिए। इन दिस गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट में पीपल आर गवर्नड विदाउट फियर और फेवर एज वेल, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के काम करते हैं। ठीक है, उनके लिए काम किया जाता है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी स्लो, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो स्लो होती है। क्या होती है? स्लो होती है। देखो यार 700 लोगों से पूछा जा रहा है, बहसबाजी चल रही है, चिल्लम चिल्ली चल रही है, कुर्सियाँ मारी जा रही हैं, टाइम तो लगेगा ना। अपने एक फैसला लेने में कम से कम 2 दिन या 3 दिन तो लगेंगे। ठीक है, लेकिन एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट का मतलब है भैया, ठीक है, बी स्लो, लेस एफिशिएंट एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। देखो एफिशिएंट होगा लेकिन इतना भी नहीं हो सकता। ठीक है, रिस्पॉन्सिव होगा लेकिन नहीं, मीन्स हर चीज़ बराबर हो ये ज़रूरी नहीं। ठीक है, एफिशिएंट हो सकता है, बहुत बार होता भी है, बहुत बार नहीं भी होता, लेकिन आखिर है तो हमारी गवर्नमेंट, बदल देंगे बाद में आके, यार क्या दिक्कत है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है ना। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सबसे पहली खास बात क्या है? इंस्टेंट डिसीजन, अभी फैसला, अभी फैसला हो जाएगा 2-2 मिनट में, 2-2 मिनट में फैसले हो जाते हैं वहाँ पर। क्लियर? चलिए, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कैसी है हमारे पास? रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के अंदर बात करते हैं, पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। लोगों को पसंद आता है कि जिस नेताजी को हमने चुन के भेजा वही हम पे रूल करे, और कोई रूल नहीं कर सकता, वही रूल हम पे करेगा। ठीक है, दे बिलीव दैट देयर प्रॉब्लम्स कैन बी बेस्ट अटेंडेड, पीपल हैव द राइट टू एजिटेट एंड प्रोटेस्ट फॉर देयर डिमांड्स इन डेमोक्रेसी। जैसे मैंने आपको बताया था, जंतर मंतर पे आप जाइए, बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी डिमांड के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठवाएं कि भैया नहीं चलेगी, सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी। क्या चाहिए? नहीं चलेगी दादागिरी। ठीक है, डिमांड तो बता, दादागिरी नहीं चलेगी। अब डिमांड बता दे मेरे भाई, क्या चाहिए तुझे? दादागिरी नहीं चलेगी। किसकी दादागिरी नहीं चलेगी? सरकार की नहीं चलेगी। सरकार ने करा क्या है? नहीं पता, तो आए क्यों? दादागिरी नहीं चलेगी। कौन ही मारो इनके अंदर। बहुतों को तो पता ही नहीं होता कि आंदोलन में जा क्यों रहे हैं। जी जा रहे हैं। जी क्यों जा रहे हो? बस जाना है, मजा आ रहा है। भाई कुछ तो बात होगी। पीपल हैव द राइट टू एजिटेट, जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा नहीं है तुम्हारे मम्मी से तुमने कहा कि मम्मी चॉकलेट, मम्मी ने कहा बेटा सुबह हो रही है, सुबह चॉकलेट नहीं दे रही, शाम खा लियो। नहीं चलेगी, मम्मी की दादागिरी नहीं चलेगी। रहते बजेंगे धरती से चूमते हुए कान के नीचे,
कर मत लेना बेटा, मम्मी बहुत मारेगी तुम्हारी, बहुत सटासट सटासट। कहीं सोच के देखो, मम्मी की दादागिरी नहीं चलेगी, 4 रैपटे भी बढ़ेंगे, फिर कहेंगे दोबारा कह के दिखा, तुम कह भी नहीं पाओगे। ठीक है, रोगे तो कहेंगे, अगर रोए तो और पिटेगा, तुम रो भी नहीं पाओगे। देखो ना तुम आंदोलन कर पाओगे, ना तुम पिट पाओगे, ना तुम रो पाओगे, तो फायदा कुछ है नहीं। तो जब अगर मम्मी कहती है ना कि बेटा नहीं कर सकते, तो चुपचाप मान लेना, हाँ नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला हिसाब किताब मत होना अपना कि हम लोकतंत्र में हैं, हमारे मुंह पे हम पर आते हैं अधिकार। जी हाँ, जी हाँ। चलो, इफ द गवर्नमेंट डज नॉट फुलफिल द एस्पिरेशन, अगर गवर्नमेंट एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पाएगी तो गवर्नमेंट को चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर वोट दो और हटा दो। सरकार पसंद नहीं है, पसंद नहीं आ रही है सरकार, तो वोट दे के बदल दो। दिक्कत किस बात की है? तुम्हारे पास एक वोट का अधिकार होता है। लोग कहते हैं हमारे वोट से क्या हो जाएगा। भाई साहब, एक एक वोट से सरकारें चली जाती हैं यार, बात क्या कर रहे हो आप? तो आपका वोट बहुत कीमती है। ये वही वोट है जिसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ठीक है, सिर्फ वोटिंग के अधिकार के लिए, जो इसको आज तुम कहते हो अरे क्या है वोट, चलो घूमना, पर लोगों ने जान दे दी है इन अधिकारों के लिए। बैठे बैठाए मिल गए ना, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ये लोग। अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात कर ले रहे, डेमोक्रेसी मेक श्योर दैट पीपल के पास राइट चॉइस होनी चाहिए, उनके रूलर्स की, सही नेता हो उनके पास। Whenever possible, citizens should participate in the decision making process. जब भी पॉसिबल हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। देयर इज ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो हम पढ़ के आ गए। चलिए, अब आता है मेन पॉइंट और मेन क्वेश्चन की डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने डेमोक्रेसी भी पढ़ ली और नॉन डेमोक्रेटिक के भी पॉइंट पढ़ लिए। पॉइंट कैसे पढ़ लिया? अब ना पढ़ते हुए भी हमने पॉइंट पढ़ ली। जैसे अगर आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, तो सीधी बात है नॉन डेमोक्रेटिक में टाइम कम लगेगा। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर डिग्निटी मिलती है, नॉन डेमोक्रेटिक में डिग्निटी नहीं मिलती। ठीक है, इसके अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नॉन स्टेबल गवर्नमेंट होती है, नॉन डेमोक्रेटिक में स्टेबल गवर्नमेंट होती है। क्लियर? इस तरीके से चलता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या बात है? पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। ठीक है, हमारा नेता कैसा हो, विनीत सर जैसा हो, ऐसा नहीं कहना बेटा, ऐसा नहीं कहना। ठीक है, ऐसा नहीं कहना। ठीक है, हम रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर आप अपना नेता नहीं चुन सकते। राजा है, राजा बन जाएगा, डिक्टेटर है तो डिक्टेटर बन जाएगा। आप ऐसे कहोगे नहीं, हमें गोली तो मारनी है, लेकिन ये गोली मारेगा भाई साहब, आप मारो गोली, गोली तो आप ही मारो, गोली तो आप सही खाएंगे। ऐसा थोड़ी है भाई, जो राजा उसी वही वो कह रहा है दीवार में चिनवा दे अनारकली को, तो दीवार में चिनवा दिए जाओगे। तो सेकंड है दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है, एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। छोटा सा ग्रुप जो उसके आसपास का ग्रुप होता है, जो कहता होता है राजा जी बहुत अच्छे, राजा जी बहुत अच्छे। ठीक है, जो लाल सलाम दे रहे होते हैं उनके हिसाब से क्या हिसाब किताब होता है। पीपल एंजॉय राइट्स, यहाँ पर राइट्स मिलते हैं, यहाँ पर कोई राइट नहीं है, कोई भी राइट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई अधिकार प्रतिकार नहीं है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। पीपल कैन प्रोटेस्ट, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ना तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना क्रिटिसाइज कर सकते हैं सरकार को। एक बार तानाशाही को, ठीक है, जैसे गद्दाफी था यार, ठीक है, ईद अमीन था, क्या क्या दिखाओ, ये क्या भालू सा लग रहा है, ईद अमीन को तुम क्या क्या दिखाता है, ये भालू सा लग रहा है, कसम से कह रहा हूँ, भालू और भालू क्या डलवा देता तुम्हें। और एक मूवी आई थी, मैं भूल गया हूँ कौन सी, उसके अंदर शाकाल था, शाकाल के पास जो मगरमच्छ थे, जो शार्क थी, वो हमेशा भूखे है, वो डायलॉग भी वहीं का है, अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। वो उठा के उस टैंक में डलवा देता तो खाते रहे। क्या क्या दिखाओ वो गलत है, नहीं कह सकते ना, बस तानाशाही नहीं चलेगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन, यहाँ पे जो जिनको हमने जिता के भेजा वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। सिर्फ जो हेड होता है पावर जिसके पास होती है वो डिसीजन लेता है। ठीक है, इसके अंदर लेकिन इसकी क्या डेमोक्रेसी की कमियां नहीं है, कमियां भी है, कमियां भी सुन लो भाई, साथ साथ तुमको हाँ तो सुनो भाई। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग लेता है, टाइम टेकिंग डिसीजन लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसके अंदर। ठीक है, इंस्टेंट डिसीजन होते हैं, क्या होते हैं, इंस्टेंट डिसीजन होते हैं, इंस्टेंट, आज के आज, कल गाजियाबाद। ठीक है, इंस्टेंट डिसीजन होता है, पर टाइम लगता है भाई, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता। इसके अंदर अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, इसके अंदर क्या होती है, अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, कभी भी हट सकती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर स्टेबलाइजेशन होती है, इसके अंदर स्टेबलाइजेशन होती है। जब तक कोई आगे गोली ना मार दे तब तक तो स्टेबल ही है, तब तक तो स्टेबल है, कोई इतनी जल्दी विद्रोह करता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी खामियां भी हैं और इसकी खूबियाँ भी हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी खूबियाँ हैं, इसके अलावा भी खूबियाँ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब आता है इकोनॉमिक आउटकम्स, यानी आर्थिक परिणाम क्या है। डेमोक्रेसी आर्थिक परिणामों की चेष्टा के अंदर थोड़ी बैकफुट पे आती है,
थोड़ी सी बैकफुट पे आती है कि भाई इकोनॉमिक आउटकम्स के अंदर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना बाकी डिक्टेटर रिजाइम्स या मोनार्कल रिजाइम्स अच्छा परफॉर्म कर पाए। आप लोग आपको सोच के लगोगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि इकोनॉमी के अंदर तो यार डेमोक्रेसी जब इक्वालिटी की बात करते तो सभी के पास इक्वल फंड्स होने चाहिए, इक्वल जॉब सिक्योरिटी होती है डेमोक्रेसी के अंदर, सबके पास राइट होता है, राइट टू चूज प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन चुने कमा सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी एक चीज जो होती है जो आप भूल गए, वो क्या होता है? करप्शन। करप्शन 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 जो करप्शन चलता है, ठीक है, करप्शन, ठीक है, करप्शन, ठीक है। करप्शन एक ऐसी चीज है भैया जिसने डेमोक्रेसी को सबसे नीचे ले आया है, जो सबसे नीचे लेके आ गया। भैया पैसा लेना देना मानते हैं सही है, लेकिन अपने काम के लिए पैसा देना या किसी काम के लिए पैसा लेना ये गलत है। भाई पैसा देना लेना देना का मतलब मेरा अर्थ है कि भाई कोई सामान दे रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा ना, कोई सामान खरीद रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अपने कार्य कराने के लिए पैसा देना ये मुश्किल है। इसके अलावा अगर मैं इसके अलावा बात करता हूँ, आपसे कोई काम करवाने के लिए पैसे ले रहा है, आप अपने काम को कराने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो वो गलत है। करप्शन की वजह से ही डेमोक्रेसी इतनी नीचे आ गई, ठीक है। हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी है इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएगी, सबके लिए डेवलपमेंट लेके आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये पॉसिबल नहीं हुआ। लास्ट 10 से 15 सालों में जब देखा गया, सबको डेटा निकाला गया, तो पता चला कि डेमोक्रेसी थोड़ी पीछे है बाकी सबसे। करप्शन है, ऊपर से 100 रुपये जाता है, नीचे से पहुँचते पहुँचते 10 रुपये मिलता है। ऊपर से मतलब है गवर्नमेंट ने रिलीज किया 100 रुपये, नीचे तक पहुँचते पहुँचते 10 रुपये। अब बताओ 90 रुपये खत्म। तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी अच्छे स्टेट के लिए कि वो इतना अच्छा काम कर पाए। चलिए, एक्सपेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट से कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट लेके आएगी, लेकिन जब मैंने डेमोक्रेसी वर्ल्ड आर नॉट अनेबल टू फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन बाकी सब फुलफिल कर पाए लेकिन डेमोक्रेसी नहीं कर पाई। जैसे ऐसा क्या है जो फैक्टर अफेक्टिंग है, कि जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, ये देखते हैं कि भाई आप कह रहे हैं नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए? इसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। जैसे पॉपुलेशन साइज, आपके यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, आपके यहाँ पर लोग कितने हैं। आपने कहा कि सर हमारे पास, जैसे इंडिया की बात करूँ तो 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन के करीबन करीबन हो गए हैं। एक देश है जिसके अंदर पॉपुलेशन ही 5000 है या 10,000 है, ठीक है, 1 लाख है, पॉपुलेशन साइज कम है तो इनकम ज़्यादा होनी चाहिए आपको यहाँ। लेकिन पॉपुलेशन हाई है तो वहाँ के जो रिसोर्स हैं वो कम हो जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो आपके देश में कोई भी रिसोर्स है तो रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द पीपल चलेंगे, कि अगर लोग कम है तो रिसोर्स फुलफिल होंगे, अगर लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। सेम इसका एग्जांपल देता हूँ, आपकी मदर है, ठीक है, आपकी मदर ने रोटियाँ बनाई, आप 4 लोगों का परिवार है, 16 रोटियाँ बनाई और मम्मी आप सब बैठ कर खाना खा। देखो भाई, जोमेटो बंद पड़ा है, स्विगी का ऐप चल नहीं रहा है, आसपास का रेस्टोरेंट बंद है, जो है वही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आपके घर में 4 मेहमान आ गए, बुआ जी आ गई, बुआ फूफा और 2 बालक आ रहे हैं उनके, आहा अरे खाना भूख लग रही है भाभी, खाना ले आओ, बैठ। अभी तक 16 रोटी 4 लोगों में डिवाइड हो रही है, जब 16 होगी 8 लोगों में डिवाइड होगी, ठीक है। आपको यहाँ इतने में तो वहीं मौसी भी आ गई, वो भी 4 लोग, तो 12 4, ठीक है, 8 4 12, अब 16 रोटी 12 लोगों में डिवाइड होगी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो रिसोर्स है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि रिसोर्स प्रीडिटरमाइन है, उनकी वैल्यू सेट है, आप उनको बढ़ा नहीं सकते। आप रिसोर्सेज ऐसे नहीं, जो नेचुरल रिसोर्स उसको बढ़ा दोगे, ठीक है, अरे आप बूस्ट कर दो, बूस्ट नहीं लग सकता इसके अंदर, जो है वो रियलिटी है। क्लियर? चलिए, तो इस वजह से पॉपुलेशन साइज सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात भी है। डिक्टेटोरियल डिज़ाइन में ये है कि भाई पॉपुलेशन कम रही हो और उसने अच्छा परफॉर्म किया हो, डेमोक्रेसी के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा रही हो, रिसोर्सेज कम रहे हो। नेक्स्ट है ग्लोबल सिचुएशन। भाई वैश्विक स्थिति क्या चल रही है, मान के देखिए युद्ध है, ठीक है, वॉर चल रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ वॉर, ठीक है, हम देख रहे हैं कि भाई वॉर चल रही है, तो भाई वॉर है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? नहीं हो सकता। क्यों? वॉर चल रही है, सारी चीज़ महंगी हो जाएगी, सारी चीज़ महंगी हो जाएगी। अब किसी भी वॉर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लेते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर ले लेते हैं, हमेशा चीज़ें महंगी हुई हैं, चीज़ें हमेशा महंगी हुई हैं, रियलिटी है, ठीक है। जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर है, ठीक है, रशिया यूक्रेन की वॉर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया,
रशिया के अंदर और यूक्रेन के अंदर चीज़ें महंगी होती चली गई, क्यों? वॉर के अंदर कूदे पड़े हैं ना, इस वजह से। क्या सिर्फ उसी का असर पड़ा है? नहीं, पूरे दुनिया पर असर पड़ रहा है। जैसे कोरोना, जब कोरोना आया, कितों आया कोरोना, जब कोरोना आया बेटा, पूरे इंटरनेशनल मार्केट पे असर पड़ा, पूरी इंटरनेशनल मार्केट बंद हो गई, मार्केट्स बंद हो गए इंटरनेशनल मार्केट्स। तो भाई सामान महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन पे आ जाएगा, क्यों? कोई खरीदेगा ही नहीं सामान आपसे। क्यों खरीदे भैया? हमारा, अरे हमारे खुद के लिए खाना नहीं हो रहा, आपसे क्या सामान खरीदेंगे? आपने देखा होगा मार्केट जाते हैं बहुत बार, भाई खरीद लीजिए, अरे नहीं है यार, जहर खाने का पैसा नहीं है, तुझे कहाँ से पैसा दे दूँ, वो वाली सिचुएशन है। कॉर्पोरेशन फॉर अदर कंट्रीज, भैया आपके रिश्ते कितने अच्छे दूसरे देशों से, आपने कहा कि हमारे पास, ठीक है, फॉस्फेट नहीं है, दे दो, उन्होंने दे दिया। आपने कहा खाना नहीं है, खाना दे दिया। से इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद किया, इंडिया ने यूक्रेन की मदद की, इंडिया ने श्रीलंका की मदद करी। हमने सबके साथ कॉर्पोरेट किया कि भैया कोई बात नहीं, आपके पास डीजल नहीं है, ले डीजल ले ले भाई, खाना नहीं है, हम खाना देंगे मानवता के आधार पे, ठीक है। हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, हम कहते हैं पूरा विश्व ही हमारा घर है, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, सारे हमारे भाई बहन हैं, ठीक है। ये है कॉर्पोरेशन, कि कॉर्पोरेट कितना कर रही है। पता चल रहा है तुम्हारे दो देश हैं आसपास अगल बगल में, एक देश बेचारा मर रहा, दूसरा देश मरन देना, ठीक है। देखिए जैसे पड़ोसी की कॉर्पोरेशन की बात करता हूँ, हमने ऑन ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे हमने वैक्सीन सप्लाई करी पाकिस्तान के अंदर, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कॉर्पोरेशन दिया कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों का क्या दोष है, वो वहाँ पाकिस्तान में पैदा हुए, तो उन लोगों का क्या दोष है, ठीक है। उनके अंदर जो सोच है उनकी वो बात अलग है, लेकिन उनका तो कोई दोष नहीं है ना, ठीक है। जो एक बच्चा है जो मान लीजिए 5 महीने का है, 6 महीने का है, उसका क्या दोष है, कोई बात नहीं, दे देते हैं, ठीक है। मानवता, हमने तो मानवता हर जगह दिखाई है। तो कॉर्पोरेशन कैसा है दूसरे देशों से? इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, आपने इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ कैसे, जैसे हमने पाकिस्तान को दवाइयाँ नहीं दी, हमने जब 47 के बाद जब पाकिस्तान बन के तैयार हुआ था नई नावेली दुल्हन की तरह, तो बेटा हमने उसको पैसे भी दिए थे, उसने पैसे से तिरपाल थोड़ी डाली थी अपने सर पे, हथियार खरीदे थे और भेज दिए थे कश्मीर के अंदर अपने फौजी। तो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या है आपकी? आप क्या युद्ध पे पैसा खर्च कर रहे हैं, या आप ये सोचते हैं कि अपने यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाएंगे, हम फूड के लिए डिपेंडेंट, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे? इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या है। आप इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ कह रहे हो हम बम खरीदेंगे, हम ये खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे, भैया अपने लोगों को खाना खिला लो ना, अपने लोग बढ़ाओ आगे, तो चीज़ें भी चले, नहीं क्या कर सकते हैं। चलिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। 1950 से 2000 के अंदर जो डिक्टेटरशिप थी वो स्लाइटली हाइयर रेट थी इकोनॉमिक ग्रोथ की। अगर हम देखते हैं सभी के अंदर, तो ऑल डिक्टेटर रिजाइन जो थे, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिजाइन सॉरी, वो 3.95 थी, डिक्टेटर रिजाइन 4.42 है, ठीक है। पुअर कंट्रीज डिक्टेटरशिप के अंदर 4.34 है, पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी 4.28 है। यानी दोनों के अंदर कौन? डिक्टेटरशिप, यानी डिक्टेटरशिप जीत गई, क्योंकि ये सारी जो चीजें थी, ये सारे फैक्टर थे, वो एक साथ काम कर रहे थे उनके साथ, ठीक है। बट डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमने बात करी थी, ठीक है। डेमोक्रेसी एक गारंटी नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, बट इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एट इज अदर पॉजिटिव आउटकम्स। अब आप कहेंगे कि सर तो इकोनॉमिक प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा तो हम डिक्टेटरशिप ले आते हैं, लेकिन बेटा सिर्फ डिक्टेटरशिप के बिहाफ पे आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमें यही चीज़ चाहिए, हमें यही चीज़ चाहिए, ठीक है। सिर्फ इकोनॉमी के फ्रंट पे ही तो थोड़ी सी पिछड़ी है, थोड़ी सी स्लाइटली तो पीछे है, लेकिन बाकी सब में तो बहुत आगे है अदर्स से। क्लियर? चलिए, शेयर ऑफ अल्ट्रा रिच, ये कहती है रिडक्शन, कि भैया रिडक्शन भी नहीं हुआ। क्यों? डेमोक्रेटिक रिजाइम के अंदर कुछ अमीर बहुत अमीर हो गए, कुछ जो गरीब है वो बिल्कुल ही गरीब हो गए। जैसे आपने एक मूवी देखी है शिवाजी द बॉस, शिवाजी द बॉस के अंदर श्री रजनीकांत जी का एक डायलॉग है, ठीक है, कि वो कहते हैं कि रिचर आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर, कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये रीजन क्या है? जो अमीर है वो जानता है कि पैसा कैसे कमाना, वो सारी फैक्ट्रीज ओन करता है। गरीब को नहीं पता, गरीब के लिए कि गरीब खाना ही मिल जाए, ये आए, तो वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है, एक अल्ट्रा रिच की जो टोटल इनकम है कंट्री की वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जो बॉटम है वो बेसिक नीड भी नहीं मिल पा रही है। एक्चुअल लाइफ के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक यूनिटी खत्म नहीं कर पाई। मैंने आपको बताया ना, करप्शन जो सब, करप्शन इज द की ऑफ दिस, करप्शन ही सबकी चाबी है भाई, ठीक है। समझ में आ रही है बात? दो जो पुअर है मेकअप एक लार्ज प्रोपोर्शन बनाते हैं, ठीक है, वोट्स का। गरीब बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी भी देश में गरीब बहुत ज़्यादा है, उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है, वोटिंग के लिए वोट्स भी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल कोई भी सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। वह क्या गरीबी तो है, ये
क्या यार, इनको 2 वक्त की रोटी दे देंगे, ठीक है, 1 महीना पहले इनको खाना दे देंगे, ये खुश हो जाएंगे और ये हमें वोट दे देंगे, बात खत्म। ये है रियलिटी, ये सोचते हैं नेता। नेता हर कोई कहता चौथी मंजिल पे रहता, तो वो यही सोचते हैं। आर नॉट कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी वी एक्सपेक्ट। तो इसलिए वो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो छेड़ ये वाला हिसाब किताब चलता है गरीबों के साथ। जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर देखिए टॉप 20% के पास 64.8% इनकम है, ठीक है, वहीं पे जो बॉटम 20% है उसके पास सिर्फ 2.9% इनकम है। टोटल इनकम का सिर्फ और सिर्फ 2.9%। अगर मैं बात करता हूँ कि 1000, मतलब मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये हैं, तो 1000 में से जो 20 लोग हैं शुरू के, ठीक है, उनके पास तो 64.8 रुपीज़ है, और जो बॉटम के जो 20 लोग हैं उनके पास 2 रुपये 90 पैसे हैं। तो वो सर ये चल क्या रहा है, ये हिसाब किताब क्या चल रहा है, ये हिसाब किताब चल रहा है जो ये बता रहे हैं। क्लियर। ब्राज़ील के अंदर 63 है, 2.6, ये नहीं, देखो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, डिफरेंस कितना ज़्यादा है। यहाँ पे आके हंगरी के अंदर जाके डिफरेंस थोड़ा बहुत कम होता है, ठीक है, हंगरी के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस कम होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे किसके अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो साउथ अफ्रीका के अंदर है। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि जो नेशनल इनकम का जो बॉटम 20% और टॉप 20% के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर सबसे बेटर कौन परफॉर्म कर रहा है, डिक्टेटोरियलिज्म। क्लियर। चलिए अब आते हैं सोशल आउटकम्स। ये सोशल आउटकम्स एक ऐसे आउटकम्स हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि सामाजिक अवर्जन, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम सामाजिक जानवर हैं, ठीक है, वी आर सोशल एनिमल्स, और समाज के अंदर जैसी हमें सहूलियत मिलेगी वैसे ही हम काम करेंगे। चलिए, जो सोशल आउटकम्स है डेमोक्रेसी के, शुड बी अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी एंड प्रोवाइडिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजंस। भैया समाज के अंदर अगर डेमोक्रेसी लाए हैं तो इसका एक ही अर्थ है कि समाज के अंदर सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना होगा, ठीक है, एक साथ उनको डिग्निटी देनी पड़ेगी, प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है, उनको आप कह सकते हैं एक साथ सोसाइटी के अंदर रूल्स रेगुलेशन इस्टेब्लिश करके उनको एक ऐसी सोसाइटी यानी एक ऐसे समाज का गठन करके देना पड़ेगा जिसके अंदर वो अपने आप को डेवलप कर पाए बेसिकली, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल्फ डेवलप कर पाए, उनके पास ऐसा ये है चीज़, ये चीज़ दी हमें डेमोक्रेसी ने। क्लियर। जैसे बात करते हैं एक एक करके, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी के पास 2 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, उसे 2 कंडीशन तो फुलफिल करनी चाहिए, उसके बिना नहीं बात बनी। क्या ये नेसेसरी है कि डेमोक्रेसी अंडरस्टैंड करे, ये रूल नहीं है मेजोरिटी ओपिनियन का, द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। इसका एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जैसे हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हमने बात करी थी बेल्जियम और श्रीलंका की। 2 केस स्टडी थी हमारे पास, बेल्जियम और श्रीलंका। हमने श्रीलंका के बारे में देखा था कि श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटी थी वो माइनॉरिटी की सुनी नहीं थी। मेजोरिटी कह रही थी कि हम सही और हम ही सही, हम सही और हम ही सही हैं, तुम हो गलत। ये है रियलिटी। बेल्जियम ने कहा कि चलो मेजोरिटी है और माइनॉरिटी है, दोनों को साथ लेके चलते, क्या फर्क पड़ रहा है। मेजोरिटी ओपिनियन हमेशा बेस्ट नहीं होता, आपको माइनॉरिटी को लेकर चलना पड़ेगा, आपकी जो भी गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी को साथ लेकर नहीं चलेगी तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। सोशल एकोमोडेशन तभी होता है जब दोनों साथ हों, दोनों क्या हों, साथ हों। जैसे आपके घर के अंदर आप बड़े हैं छोटे हैं, आई डोंट नो, ठीक है, आप बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, तो आप बेसिकली हमेशा ये देखते होंगे अगर आप बड़े हैं कि छोटों को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ठीक है, अगर आप छोटे हैं तो आपको ये लगता होगा कि बड़ों को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, दोनों को ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों अपने हिसाब से देखेंगे दोनों को तो बराबर ही मिल रहा है। अगर छोटे को लग रहा है कि बड़े को ज़्यादा प्यार मिल रहा है और बड़ा सोच रहा है कि छोटे को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो लगभग हिसाब से तो दोनों को बराबर मिल रहा है। हाँ, अगर आपका भाई ज़्यादा ही छोटा है, बहन ज़्यादा ही छोटी, तो ज़्यादा प्यार मिल रहा होगा, मैं मानता हूँ। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चॉकलेट लेकर आए घर वाले, आप अगर बड़े हैं तो आपके घर वाले कहते होंगे भाई को देते छोटे भाई को, तो बड़ा हो गया है, तुम्हारा अंदर यूँ, बिल्कुल हमारे तो दांत से कटेगी नहीं अब चॉकलेट। अब हम तो चॉकलेट खाने की उम्र में रहे ही नहीं ना, हम कहाँ खा सकते हैं चॉकलेट, बस छोटा ही खा सकता है चॉकलेट या छोटी खा सकती है चॉकलेट, ठीक है। इसके दांत में तो कीड़ा लगेगा नहीं, सारे कीड़े हमारे दांत में लगने थे। आई कैन फील यू बडी, आई कैन फील यू, ठीक है। लेकिन ये क्या मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच का जो डिफरेंस है, जो कंट्रास्ट है, कन्फ्लिक्ट है, ये तो चलो परिवार का है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसको बड़े लेवल पे ले जाते हैं, जैसे श्रीलंका के अंदर था, ठीक है, सिन्हाला और तमिल्स के बीच का,
तो जो कन्फ्लिक्ट है ये बहुत बढ़ जाता है और देश के अंदर सिविल वॉर की कंडीशन जनरेट कर देता है। ठीक है, जब घर के अंदर ही दो भाई लड़ने लग जाएं तो सिविल वॉर की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, और वो यहाँ पर हुआ था। जो गवर्नमेंट है फंक्शन इज रिगार्डेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट, की जनरल इंटरेस्ट की बात करें जो सभी के लिए बराबर हो। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी से पूछा कि आपको क्या खाना है, ठीक है, माइनॉरिटी से पूछा ही नहीं। घर पे मेहमान आए, घर पे आए मम्मी पापा ने सिर्फ छोटे भाई से पूछा क्या खाना, तुम्हारी कोई इज्जत है नहीं, वैसे तुम्हारी कोई इज्जत है नहीं तो तुमसे पूछा भी नहीं जाना चाहिए, बात तो ये सच है। लेकिन फिर भी पूछना तो चाहिए था यार कि शाही पनीर चाहिए था या मखनी दाल। कोई बात नहीं, होता रहता, पिज्जा या मोमोज भी पूछ सकते थे, लेकिन नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये भी नेसेसरी है कि मेजोरिटी का मतलब सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी का मतलब नहीं होता। जैसे अगर हम बात करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका का जो केस था, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ श्रीलंका के साथ एक सिनेरियो था, श्रीलंका ने अंदर मेजोरिटी रूल का मतलब समझ लिया कि सिन्हाला जो है सिर्फ उनकी बात सुननी है, तमिल्स की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी, तमिल कुछ नहीं है, तमिल को बाहर भगाओ। लेकिन मेजोरिटी का मतलब ये नहीं होता कि जो मेजोरिटी नंबर में है वो, मेजोरिटी का मतलब है कि सिन्हाला प्लस तमिल दोनों को एक साथ लीजिए और दोनों से वोटिंग कराइए, तब जाके जो सबसे ज़्यादा होगा वो मानते हैं। मीन्स इसका मतलब है जैसे मेरी क्लास के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। गर्ल्स मैं मान लेता हूँ कि मेरी क्लास के अंदर गर्ल्स ज़्यादा है थोड़ी, ठीक है। आप कहोगे सर आप तो जेंडर बायस हो रहे हो। अब भैया गर्ल्स ज़्यादा ही तो मानी है मैंने, मान लीजिए गर्ल्स मेरे पास 40 हैं और बॉयज़ मेरे पास, ठीक है, 20 है, आधा मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा, मानने को तो तुम अपने आप को चक्रवर्ती भी मान सकते हो, लेकिन हो थोड़ी, ठीक है। चलिए गर्ल्स 40 हैं, बॉयज़ 20 हैं। मैंने कह दिया कि भैया जो गर्ल्स कहेंगे वही होगा। गर्ल्स ने कहा कि सर दीवारों को आप गुलाबी रंग दीजिए, मैंने रंग दिया। गर्ल्स ने कहा कि सर मोमो जाएंगे और चिली पटेटो आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो लड़के कहेंगे सर जी हम कहाँ, हमने फीस नहीं दी सर, है हम लड़की नहीं तो हम गलत। वाह मास्टर, वाह मास्टर, ठीक है। अब फिर मान लो मैंने उल्टा कर दिया, मैंने सिर्फ लड़कों से पूछा, लड़कियों से नहीं पूछा। लड़के कहेंगे वाह मास्टर, हम लड़कियां हैं तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी जो चल रही है इसका ही आपने सपोर्ट करा ना, हम लड़कियों को तो किसी ने पूछा ही नहीं। बताइए एक एसएसटी का टीचर होके आप ऐसा कर रहे हैं, आप ये भेदभाव कर रहे हैं। नहीं सर, देखो दोनों के अंदर इमोशन का खेल है, ठीक है। लड़के ऐसे नहीं कहेंगे, लड़के सीधे कहेंगे मास्टर सही है, तो रियलिटी है। अब बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, मेजोरिटी का मतलब क्या है भैया, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों से वोटिंग कराई कि भैया कौन सा पेट होना चाहिए, फिर ठीक है। जब दोनों मिलकर जो चीज़ बताएं और जब वो मेजोरिटी में है उसको हम कहते हैं मेजोरिटी। तो कम्युनिटी चाहे रिलीजन हो, रेस हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेसिस पे मेजोरिटी नहीं चाहिए। रूल ऑफ बाय मेजोरिटी का मतलब है हर एक डिसीजन या किसी भी इलेक्शन के अंदर जो डिफरेंट पर्सन है, ग्रुप्स हैं, वो एक मेजोरिटी बनाए कि अभी हम ये चाहते हैं, हम सारे लोग हैं, हम सब में से मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं। मीन्स गर्ल्स और बॉयज एक साथ मिले, हम में से मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं, वो है मेजोरिटी। वो क्या है, वो है मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब ये नहीं रूल ऑफ मेजोरिटी का चाहे किसी कास्ट पे, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस के ऊपर या रेस के बेसिस पे कहते हैं कि नहीं जी नहीं ऐसे कैसे, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करा, हमने सबको एक साथ लिया, तब जो फैसला निकल के आया वो हमारा मेन है। क्लियर। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स की बात करते हैं। सिटीजन्स जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, उनकी भी डिग्निटी सबसे अहम होती है। यार डिग्निटी चाहिए, यार डिग्निटी चाहिए, वही वाला साहब है। डेमोक्रेसी स्टैंड बहुत सुपीरियर है किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, अगर वो डिग्निटी और फ्रीडम की बात करें इंडिविजुअल। आप जानते हैं डिक्टेटोरियल रिजाइन के अंदर, मोनार्कियल सिस्टम के अंदर ना आपको आज़ादी मिलती, ना आपकी गरिमा का कोई ध्यान रखा जाता। आप एक बिन पहनने के लोटे होते हैं, ठीक है, जिसकी कोई कौन इज्जत नहीं होती, इधर से उधर घूमता रहता है वो। क्लियर। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज करता है रिस्पेक्ट और फ्रीडम की बात करता है अलग अलग लोगों की। वो कहता है कि सभी के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए। आप जानते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से हम, तो ये सभी के लिए है कि हर एक देश के अंदर ये लागू होना चाहिए। लेकिन बट इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर, लेकिन ये सिंपल मैटर नहीं है कि हम सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल लेके चलें। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल होता भी नहीं। आप अगर आप सोसाइटी के अंदर कहते हैं कि सभी इक्वल है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप कह देंगे कि हम गरीबी खत्म कर देंगे, गरीबी तो खत्म क्या ही करो, गरीब खत्म कर दोगे, लेकिन
दैट्स डिफरेंट पॉइंट। आप गरीबी भी खत्म नहीं कर सकते, इट इज़ अ साइकिल, ठीक है। सोसाइटी के अंदर आप कंफ्लिक्ट बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, आपकी सोसाइटी में कंफ्लिक्ट रहेंगे, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर। चलिए वुमेंस की बात करें तो वुमेंस को हमें सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग स्ट्रगल है वो वुमेंस ने किया है, चाहे वोटिंग राइट्स की हो चाहे इक्वालिटी की बात की जाए, तो वुमेंस ने हमेशा स्ट्रगल किया है। वुमेंस ये कहती हैं कि एक बार सोसाइटी के अंदर रिकॉग्नाइज हो जाए, हमें कहते हैं कि हाँ महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, बाकी हम लड़ लड़ा के अधिकार ले लेंगे। ये है कि एक बार एक पॉइंट आ जाए, उसी की बात करती है महिलाएं। जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। कि लोकतांत्रिक समाज के लिए महिलाओं को सम्मान देना, उनके साथ सेम यानी समान बर्ताव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आप जी नहीं सकते एक लोकतांत्रिक देश के अंदर। और यही चीज़ ये कह रही है। चलिए दैट डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन आर एक्चुअली ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, कि महिलाओं को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जा रहा है। बहुत जगह पे ऐसा देखा गया कि महिलाएं आज भी आंदोलन कर रही हैं, आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, आज भी वो कह रही हैं कि हमें ढंग से जीने दो, आज भी वो कह रही हैं हमें वोट देने का अधिकार दे दो। सोच के देखो, आज 21वीं शताब्दी के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर भी अगर महिलाओं को इस वजह से आंदोलन करने पड़ रहे हैं कि हमें वोटिंग राइट दे दो, हमें हमारी मर्जी से जीने दो, तो क्या आलम होगा। पूरे दुनिया इसके लिए लड़ती आ रही है, न जाने महिलाएं कब से स्ट्रगल कर रही हैं कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट दे दिया जाए, इक्वल वोटिंग राइट्स दे दिए जाए, स्टिल वो चीज़ें कैरी नहीं कर पा रही। तो ये दिक्कत है। ये बिकम ईजियर वुमेन टू वेज स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। जो आजकल अनएक्सेप्टेबल है उसके लिए आज कल महिलाएं ज़्यादा उठ पाई हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिजाइम के अंदर ठीक है, महिलाएं अपनी बात उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकती हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, चीज़ें को बदल सकती हैं। क्लियर। अगर यही चीज़ अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में की जाए तो पॉसिबल नहीं। क्लियर। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ग्रुप की, जैसे भारत के अंदर एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसीज हैं, ये डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं जिनको इतनी चीज़ें अच्छी नहीं मिल पाई सोसाइटी के अंदर, वो हमेशा ही उनको दबा के रखा गया। तो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन देना स्टार्ट किया, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की, जैसे इंडिया के अंदर रिजर्वेशन की बात की जाती है, ठीक है, ताकि लोग जो हैं वो अच्छे से बढ़ पाए, जिनके साथ ठीक है ज्यादतियाँ हुई हैं वो आगे आ पाए, अपनी बात कह पाए, अपनी बात रख सकें। ठीक है, जैसे एक्सपेक्टेड आउटकम्स के अंदर क्या है कि भैया हमारे पास रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, आरटीआई होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ हमारे पास है, ये सारी चीज़ इंडिया के पास है। हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होते हैं, रेगुलर होते हैं, हर 5 साल बाद होते हैं, या फिर अगर कोई सरकार गिर जाती है तो उसके बाद होते हैं। हमारे पास आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप आरटीआई लगाइए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जब मैंने सबसे पहले बात करी थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डोंट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन, लेकिन सरकार के पास कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करे सिटीजन के साथ। बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ पब्लिक डोमेन के लिए होता है, कुछ नहीं होता है, और जो पब्लिक डोमेन के लिए होता भी है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन सही हो, इसका भी कोई कुछ नहीं कह सकते बेटा। नॉट इम्प्रेसिव ऑन 2 counts इग्नोर डिमांड्स ऑफ पीपल करप्शन, ठीक है, ना ही हम करप्शन की वजह जब बात करते हैं तो सीधी बात है भैया, इग्नोर करते डिमांड्स को, और करप्शन आपका 2 काउंट्स है कि हमने डिमांड पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तो मांग तो क्या ही पूरी होती है, ठीक है, मांग पूरी नहीं होती इतनी जल्दी। दूसरा, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। क्या डेमोक्रेसी एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है या हो जाता है जल्दी जल्दी? एज डेमोक्रेसी पासिस 1 टेस्ट, एक टेस्ट पास करता है, दूसरा टेस्ट उसके सामने होता है। आप एक बार चीज़ों को बेटर कीजिए तो दूसरा आपके सामने खड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं हमने डिग्निटी दे दी, तो कहेंगे महिला कहेंगे हमें अधिकार नहीं दिया, महिला को अधिकार दी तो डिसएडवांटेज ग्रुप आ जाएगा, डिसएडवांटेज ग्रुप आएगा, खत्म हो, मतलब उनको अधिकार दे दिए, फिर पुअर ग्रुप आएगा, पुअर ग्रुप के बाद फिर अमीर लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर ये साइकिल चलती रहती है, एक डिसीजन खत्म होती है दूसरा आ जाएगा, ठीक है। As people get some benefit of democracy, they ask for more, making democracy even more better. एक फायदा मिला तो दूसरा, दूसरा मिला तो तीसरा, अब इतना खर्चा हो गया है मालिक, तो थोड़ा और सही, तो वही वाला हिसाब है कि भाई इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं तो सर हमें ज़रा अधिकार, वो बोलने का अधिकार भी दे देते सर, अच्छा बोलने का अधिकार दे दिया सर, अरे सर घूमने का अधिकार भी दे दो सर, अच्छा सर घूमने का अधिकार दे दिया तो आरटीआई वाला अधिकार दे दो सर, वो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन निकालते ना, हाँ सर आरटीआई भी मिल गया सर, अरे सर आरटीआई मिल गया ना, तो एक काम करो सर, आप जो जो फैसले लेते हो ना सर, कहाँ से लेते हो और क्यों लेते हो, कौन कौन बनाता है ये भी हम बताओ सर। अच्छा सर फैसले बनाते, अच्छा ये भी मिल गया, ओहो, तो सर एक काम करो हमसे पूछो क्या बनाना है, हम बताएंगे आपको कानून कैसे बनाना है। अच्छा हमसे ही पूछ लो, तो एक काम करो सर,
संविधान ही हम दोबारा लिख देते हैं। बदलता रहता है भाई, बदलता रहता है, ठीक है। इस वजह से पीपल आर कम विद मोर एक्सपेक्टेशन कंप्लेंट्स इन डेमोक्रेसी, इसलिए बहुत सारी कंप्लेंट्स भी लेकर आते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, उम्मीदें भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं। एक पब्लिक एक्सप्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन का भी डेमोक्रेसी शो दैट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। अभी तक जो लोग थे उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है, लोग हैं, ये लोग हैं, इनके ऊपर राज करना है, ये व्यक्ति हैं, इनके ऊपर राज करना है। लेकिन अब सिटीजन को तो ये हमारे नागरिक हैं, इनकी वजह से हमें, हम हमारी वजह से, मतलब इनकी वजह से ही हमें जो भी कार्य है इनके लिए होना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाता है सब्जेक्ट के तौर पर, मतलब सिटीजन के तौर पे। सब्जेक्ट के तौर पे अरे यार क्या है, खाना खाने में क्या खाएंगे, खाना ही है, गरीब है, गरीब ही बनेंगे। इस तरीके से नहीं, अब सब्जेक्ट नहीं बचे, आप सिटीजन बन गए, एक नागरिक बन गए, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्ट्रेंथन कैसे किया है डेमोक्रेसी को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान ने किस तरीके से चीज़ों को लेकर किया है बराबर। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आपके पास मौलिक अधिकार है, आपके पास 6 मौलिक अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये सारे अधिकार आपकी डिग्निटी बनाते हैं, आपको लॉज देते हैं, आपके पास राइट्स आते हैं ताकि आप ऐसा चौड़ में जी सके जीवन, क्लियर। रूल ऑफ लॉ अंडर विच द सेम लॉ अप्लाइज टू ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, जिसकी हमने बात करी थी। कानून के समक्ष सभी समान हैं, सभी कानून के समक्ष समान है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन है इस पॉइंट में, लेकिन हम मानते हैं। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी की बात है, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का होता है, अधिक का होता है, उसको वोट देने का अधिकार हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, जाति का हो, लिंग का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 18 या 18 से अधिक है वो वोट दे सकता है। नेक्स्ट, पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, लोगों के पास अधिकार है कि वो अपने अधिकार के लिए क्रिटिसाइज करें गवर्नमेंट को, प्रोटेस्ट करें, हर जगह प्रोटेस्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इज द प्रोविजन टू अमेंड लॉ, अमेंड द लॉ, अमेंड ऑल लॉज एंड मेक न्यू वंस, कि हमारे पास जो पुराने कानून हैं उनको बदला भी जा सकता है, उनको अमेंड किया जा सकता है और नए भी बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ, ठीक है, तो उस टाइम की सिचुएशन अलग थी, आज के टाइम की सिचुएशन अलग है। ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन आज भी लागू हो सकती हैं, वो लॉज आज भी लागू होते हैं, तो कुछ चीज़ों के अंदर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है और कुछ जगहों पर न्यू रूल्स की ज़रूरत होती है, जो हमें यहाँ पर मिलते हैं, क्लियर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा हमारा क्वेश्चन आंसर। देखो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ऐसे ही हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। आप जाइए आई के बटन पर क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सोशल साइंस की भी, मैथ्स की भी है, साइंस की भी है, सबके वन शॉट तैयार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार है। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे इसके अलग से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार है आपके लिए, ठीक है। तो जाइए, जाके देखिए, सारी की सारी चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, माइंड मैप्स भी तैयार है भाई सबके, तो जाइए जाके देखो ना भाई, अगर इसको नहीं देखा, और अगर देखना है तो इसके बाद जाके देखो। क्यों कहाँ घूम रहे हो, जल्दी जाके देखो। चलिए, हाउ इज पॉवर्टी अ मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। जो निर्धनता वो कैसे एक मेजर चैलेंज है डेमोक्रेसी का, चलिए बताते हैं। पॉवर्टी एक मेजर चैलेंज डेमोक्रेसी के लिए, एज अ डेमोक्रेसी कुड नॉट प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, क्योंकि जो लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र है, वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना सकती। वो जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पिछड़ी हुई है। जो इनेबिलिटी है डेमोक्रेसी की कि हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज, उसकी इनेबिलिटी है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। हमने पढ़ा था अभी हमारे ऑल डेमोक्रेटिक रिजाइम्स के अंदर और डिक्टेटोरियल रिजाइम्स के अंदर कि डिक्टेटोरियल रिजाइम्स ज़्यादा अप था डेमोक्रेटिक रिजाइम से। अगर हम कंसिडर करते हैं 1950 से 20 के बीच में जो डिक्टेटरशिप है वो हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर रही है। डेमोक्रेसी के अंदर एक हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। जो अल्ट्रा रिच पीपल है, एक नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल है वो बहुत अमीर है, और जो गरीब हो बिल्कुल ही गरीब है, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं। तो डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन जब तक रहेगा तो अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा। इस वजह से भी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। दोज एट द बॉटम ऑफ सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, जो बॉटम ऑफ द सोसाइटी उनके पास बहुत कम चीज़ है जिसके ऊपर वो डिपेंड है। इसलिए वजह से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। इससे जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, लोकतंत्र जो सरकारें होती है, वो कभी भी ना पॉवर्टी के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट नहीं करती कि भाई अच्छा गरीबी है, गरीब तो हाँ हम खत्म कर देंगे, अजी हाँ खत्म करेंगे, गरीब खत्म हो जाते हैं, गरीबी खत्म नहीं होती है किसी देश से, ये हर सरकारों का लेना है। क्लियर? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अ लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। बात तो सही है कि लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट होती है, बहुत बार नहीं भी होती। अलग अलग जगहों पर अलग अलग पॉइंट्स हैं सबके, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं। अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे जाते हैं तो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर हम सोशल फ्रंट पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा भी है, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रंट पे भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए।
Some people produce a less effective government because the democracy है often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of the majority of the population. अक्सर जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो चीज़ों को बदल देती है, चीज़ों को मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि भैया लोग ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भैया क्या जब देखो नौकरी नौकरी नौकरी, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात ही नहीं सुनी जाती है. दैट्स वाई कि प्रोटेस्ट होते हैं, सरकार के खिलाफ क्रिटिसाइज होता है, लोग सड़कों पे उतरते हैं, ठीक है, ये होता है. इस वजह से हम मानते हैं. सेकंड, जो डेमोक्रेसी है वो शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड इज सब्जेक्ट एवरी डिसीजन टू बी पब्लिक डिबेट. ठीक है भैया, बहुत सारे जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो पाते ढंग से, डिबेट्स नहीं होती हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उनका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है. ठीक है. थर्ड है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं है अगर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात आती है. डेमोक्रेसी के अंदर आपने बहुत जगह होगा कि कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती हैं जो लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट आपसे शेयर ही नहीं करती. जब डेटा की बात आती है, कोई भी डेटा फुल प्रूफ तरीके से शेयर नहीं किया जाता, हमेशा कुछ ना कुछ छुपाया जाता है लोगों से. ठीक है, जैसे युद्ध हो रहा है तो राजा कह देगा युद्ध है तो है, तुम मरोगे जियोगे तुम्हारे ऊपर बात है, वो सीधे कह देते हैं. लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर नहीं ऐसा होता. डेमोक्रेसी के अंदर एकदम चाशनी के साथ लपेट के बातें परोसी जाती है ताकि आपको बहुत मीठी लगे. डेमोक्रेसी इज अनेबल टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेट हायर लेवल पे नहीं पहुंचता है, डिक्टेटरी रिजाइम के अंदर पहुंचता है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन थे. डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये अपेयर टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी. भैया पॉवर्टी के सवाल पे तो हर एक डेमोक्रेसी पीछे हट जाती है. क्यों? क्योंकि इसके पास कोई बेनिफिट ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से काम करें मेरे बच्चे. क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी इज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन सपोर्ट द स्टेटमेंट. डेमोक्रेसी जो है वो बहुत सारे सोशल डिवीजन्स को एक साथ लेकर आती है. बात तो बिल्कुल सही है. ठीक है, जैसे जो बहुत सारे डिसएडवांटेज मार्जिनल सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर बात करें SC ST OBCs हैं, उनको सरकार एक साथ लेकर आती है. बाय विच द गवर्नमेंट नो अबाउट द इनजस्टिस फेस बाय दिस ग्रुप्स एंड कैन इनिशिएट सम नेसेसरी स्टेप टू रेक्टिफाई इट. सरकार को पता है कि इनके साथ अनजस्टिफिकेशन हुआ है. ठीक है, और जिस वजह से इनको हमें दूर करना है, इन सारी कमियों को दूर करना और इन सबको आगे लेकर आना, इन सबको प्रमोट करना है. ठीक है, जिसके लिए रिजर्वेशन दिए गए हैं इंडिया के अंदर, बहुत जगहों पे स्कॉलरशिप दी जाती है इंडिया के अंदर. ये ठीक है, एक्सप्रेसिंग वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द डिफरेंसेस, दिस लीड टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी. ठीक है, आप सोशल डिवीजन अगर पॉलिटिक्स के अंदर बात करते हैं तो इंटेंसिटी की कम हो जाती है. मतलब अलग अलग लोग हैं जिनके अपने अपने सोशल ग्रुप्स, अपने अपने पॉलिटिकल ग्रुप है, जिनकी बात रख रहे हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ होती है कि भैया हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप के नेता है, नेताजी को हमने चुना है, हमारे लीडर को चुना है, लीडर हमारी बात करेगा, तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है. क्योंकि उनकी बात करने के लिए कोई एक व्यक्ति है जो उनकी बात रख रहा है, जो पॉलिटिकली स्ट्रांग है. ठीक है, मान लीजिए जो पीपल होते हैं अपनी डिमांड एक पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल वे के अंदर कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, क्रिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट करते हैं. इस वजह से उनके पास एक फेयर पोजीशन आ सकती है इलेक्शन लड़ने की. भैया इलेक्शन लड़िए, आप आइए आगे, आप अपनी बात रखिए. जैसे हमारे पास एक पार्टी है BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी. ठीक है, उन्होंने हमेशा दलितों की बात करी कि दलितों के साथ क्या भेदभाव हुए, और वो आगे आए, उन्होंने बातें करी. तो सारी पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी ध्यान देना पड़ा कि हाँ जी, इनको भी हमें आगे लेकर आना पड़ेगा. 10 जो डेमोक्रेसी एक बेस्ट वे बन गया है फाइट फॉर रिकॉग्निशन एंड अकोमोडेट डाइवर्सिटी का, कि भैया हम अकोमोडेशन की बात करें, डाइवर्सिटी की हम बात करें कि उनको एक साथ लेकर आए. देखो डाइवर्सिटी जितनी होती है सोसाइटी के अंदर, उतना ही मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी, जब वो डेमोक्रेटिक रिजाइम के लिए बेसिकली, कि सबकी बात सुनी जाए. क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोसाइटी आपके लिए बहुत मतलब सरदर्दी वाला काम है कि भाई इतनी सारी डाइवर्सिफिकेशन है, अब इन सबको साथ लेकर चलना है क्योंकि सबकी डिमांड्स अलग है. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इस चैलेंज को फुलफिल करना हर एक डेमोक्रेसी की बस की बात नहीं होती मेरे बच्चे. क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, एक्सप्लेन कोई भी 4 वेज बता दो जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है हैव बीन एबल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, कि इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को खत्म किया जा सके. चलिए देखते हैं 4 वेज कौन कौन से हैं. वुमेन हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स, वुमेन्स को इक्वल राइट दिए जाने चाहिए जैसे मेंस को मिले, और बहुत सारी डेमोक्रेटीज के अंदर जैसे इंडिया के अंदर दिए जाते हैं. भारत के अंदर महिलाओं को भी उतने ही अधिकार है जितने पुरुषों को अधिकार दिए गए, दोनों को बराबर समझा गया. कुछ स्पेशल एफर्ट्स किए जाते हैं जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है, ताकि वो डिग्निटी और ऑनर के बीच जी सकें.
आप जानते हैं शेड्यूल कास्ट या SC है, जो ST OBCs लोग होते हैं, इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें, चीज़ों को और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथ मजबूत कर सकें, सोसाइटी के अंदर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एवरीवेयर ट्राई टू प्रोवाइड अ फेयर शेयर टू एवरी सिटीजन इन द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, हर एक सिटीजन्स को, ठीक है, एक अधिकार है कि भैया जो फेयर रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उसके ऊपर सभी का सेम अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार है, कम्युनिटी का अधिकार है, सबका अधिकार है उसके ऊपर। आप सभी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक पॉलिसीज़ है, उसको इनिशिएट कर सकते हैं, उसके अंदर अपना नामांकन करा सकते हैं, उसका फुलफिलमेंट कर सकते हैं, उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लियर? इन ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो है हमें पुअर पीपल आर गिवन मैनी कंसेशन बट रिचर क्लासेज आर मेड टू पे मोर इनकम टैक्स। जो पुअर पीपल है उनको कंसेशन देने चाहिए, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाना चाहिए, ताकि जो अमीर की जो इनकम है, ठीक है, वो मतलब अमीरों पर इनकम टैक्स लगाए और वो समाज की भलाई के लिए लगाया जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अमीरों पर बिल्कुल ही हम ये कह दें कि ये सारा इनकम टैक्स तुम ही दोगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, सबके लिए बराबर चीज़ें चलनी चाहिए। तो क्लास यहाँ पर एंड होता है ये वाला चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा। और अगर अभी तक आपने सारे वन शॉट नहीं देखे हैं तो मेरे भाई सारे वन शॉट की प्लेलिस्ट तैयार है, आई के बटन पे क्लिक करो, आपको सारे वन शॉट मिल जाएंगे, चाहे SST हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो। और अगर अभी तक आपने पॉलिटिकल नहीं करी तो कब करोगे मेरे बच्चे? जल्दी जाइए, देखिए इसके वन शॉट, सारे के सारे वन शॉट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और माइंड मैप्स। तो चलिए क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास करना, तब तक लोग का टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।